नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस समय क्रिकेट में कमाल मचा रहे हैं। आईपीएल 2023 में गुजरात की साइड से खेलते हुए वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम इंडिया की तरफ से भी उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है, लेकिन पर्सनल जिंदगी में उनका जो सफर है अब तक इतना अच्छा रहा नहीं है, क्योंकि पत्नी के साथ अनबन आप सभी ने देखी, हमने भी देखी, काफी लंबे वक्त से चल रही है। और अब उनकी जो पत्नी है हसीन जहां, वो और मोहम्मद शमी अब अलग रहते हैं। इसके अलावा जो उनकी पत्नी है हसीन जहां, उन्होंने फिर से कई आरोप लगाए हैं, कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। तो वो आरोप क्या हैं और उसकी सच्चाई क्या है, उस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हसीन जहां। हसीन जहां जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट गए, जब आपकी हाई कोर्ट ने जो याचिका खारिज कर दी है, तो उस सुनवाई में या आप जो याचिका डाली है उसमें आपकी क्या डिमांड है? सबसे पहले देखिए, डिमांड यही है कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो टॉर्चर मेरे साथ हुआ, जितना बुरा मेरे साथ हुआ, वो सारी चीज़ों को लेकर मैं 5 साल पहले भी ये मीडिया ट्रायल भी हो चुकी है और इस चीज़ों पे बहुत सारी बातें भी हो चुकी है। अब उन बातों पे मैं नहीं जाती हूँ। अब जो मेन मुद्दा है मेरा ये कि मुझे मेरा हक चाहिए, मेरी बच्ची का हक चाहिए, और इसी वजह से मैं कोर्ट में मैं गई थी। वहाँ पे मुझे प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल रहा है। हालांकि आप लोगों को पता ही है कि शमी एक क्रिकेटर है और वो अपना भी इन्फ्लुएंस लगा रहा है। उसे बहुत सारे क्रिकेटर भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मतलब इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि मेरे ही लॉयर को मैनेज कर लिया जा रहा है। इसी वजह से मुझे प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पा रही है। इसी बेस पे मुझे बहुत कुछ मतलब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मेरी ये लड़ाई जितनी कठिन नहीं थी उससे कई ज़्यादा कठिन हो जा रही है। जैसे कि ये शमी अहमद के ख़िलाफ़ मैंने कंप्लेन किया था, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है उन लोगों के ख़िलाफ़ शमी अहमद और उसके बड़े भाई के ख़िलाफ़ चार्जशीट इशू किया गया। तभी उसने एंटीसिपेटरी बेल नहीं लिया। उसके बावजूद एक लेंदी प्रोसीडिंग चला, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लॉयर खुद ही मैनेज हो चुका था और इस केस को डिसमिस करना चाह रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बोलते हैं ना कि बचाने वाले खुदा होते हैं, तो मारता कौन है। क्या आपको पहले से पता था कि आपका जो लॉयर है वो पहले से मैनेज हो चुका है, या आपको बाद में बहुत लेट पता चला? मुझे बहुत लेट पता चला। जब मेरे केस को ख़राब कर देते हैं ये लोग, उसके बाद पता चलता है। और उससे पहले मुझे जब शक होता है तो फिर मैं हिम्मत नहीं कर पाती हूँ कि मैं वो केस को उससे मैं ले लूँ, क्योंकि मैं आखिरी तक देखना चाहती हूँ कि शायद मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। लेकिन आखिरकार देखा जाता है कि नहीं, चीज़ों को बहुत मतलब एक होता है ना, जैसे मिशन चलाया जा रहा है, उसी तरीके से मिशन वाइज ये बाय प्लानिंग चीज़ें हो रही हैं। पैसे भी फेंके जा रहे हैं मुझे इनजस्टिस दिलाने के लिए, इन्फ्लुएंस भी लगाए जा रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है कि ज़बरदस्ती मुझे बदनाम किए जा रहे हैं। मुझे तो जो भी है, ये चीज़ें कोर्ट में तो नहीं चलती। कोर्ट में मेरे पास सबूत, गवाह सब कुछ है। इसी वजह से तो उन लोगों के मतलब इतने पुलिस को पैसे खिलाने के बाद, मैनेज करने के बाद भी मेरे सबूत पुख्ता थे, तभी तो पुलिस ने उन लोगों के अगेंस्ट में चार्जशीट इशू किया और अरेस्ट वारंट भी इशू हुआ। लेकिन हमारे सबको पता है कि इंडिया में करप्शन चलता है, करप्टेड लोग कुछ हैं जो लीगल और इलीगल वे पे चीज़ें होती हैं। तो वहीं पे मैं मतलब उसी जगह पे डिलेड हो जा रही है चीज़ें मेरी। ऐसा नहीं है कि मैं केस में हार गई, मेरे केस मतलब अब उस केस को मैं प्रोसीड नहीं कर सकती। केस को ख़राब कर दिया जा रहा है। मेरा जो जस्टिस मुझे बहुत जल्दी मिल सकता था, वो जस्टिस में डिलेड हो रही है। और आपको पता ही है, डिलेड जस्टिस मतलब ये है कि डिनाइड जस्टिस होता है वो। अभी आपने दो जो आरोप है, जो सबसे संगीन आरोप है, एक पहले मैच फिक्सिंग का लगाया था, एक दूसरी लड़कियों के साथ उनके रिश्तों को लगाया था। अभी आपने हाल ही में भी दोबारा से एक बात बोली है। आपको कब पता चला ये सारी चीज़ कि मोहम्मद शमी के जो रिश्ते हैं अनजान लड़कियों के साथ भी है? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि मैच फिक्सिंग का जो कहानी है, ये मैच फिक्सिंग की कहानी शमी अहमद ने खुद ही अपने ऊपर ही लगाया था। आपने कभी नहीं कहा?
मैंने सिर्फ इतना कहा था कि वो मुझे धोखा दे सकता है, अपने परिवार को धोखा दे सकता है। मुझसे सवाल किए गए कि वो क्या देश को धोखा दे सकता है, तो मैंने कहा वो जब मुझे धोखा दे सकता है, अपनी बच्ची को धोखा दे सकता है, अपने घर वालों को धोखा दे सकता है, तो देश को भी धोखा दे सकता है। क्योंकि मैं सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आपने आरोप लगाए थे तो बीसीसीआई ने भी जांच की हाँ, को तो पता ही है हमारे इंडिया में तो मतलब कोई मरे और कोई बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बचे बाकी जहन्नुम में जाए। तो ये शमी अहमद ने खुद इस चीज़ को क्रिएट किया था। जब मैंने उससे सवाल किया था कि वो पाकिस्तानी सेक्स वर्कर से तुम दुबई में क्यों मिले थे, तो उसने मुझे बताया था कि मैं पैसे लेने के लिए गया, वो मोहम्मद भाई के पैसे थे, वो पाकिस्तानी सेक्स वर्कर मुझे देने के लिए आई, तो दुबई में मैं उतरा। तो क्यों दुबई में उतरे, साउथ अफ्रीका का टूर खत्म हो गया था, तुम डायरेक्ट घर आते। तो जो भी थी ये चीज़ें थी, तो इस चीज़ को एक बहुत गंदी तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था। मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, अगर मेरी गलती होती तो शमी अहमद जिस तरीके का क्लेवर लड़का है वो तो मेरे ऊपर केस कर देता। जो भी है, इस चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात ये है कि ये बात कब पता चली, ये बात शादी के बाद से ही पता चला मुझे कि ये आदमी सही नहीं है। फिर उसका जो मैंने आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल बताया सुप्रीम कोर्ट में कि उसका एक पर्टिकुलर एक HTC फ़ोन जो दिल्ली डेयरडेविल्स खेलते टाइम उसको गिफ्ट किया गया था, उसी फ़ोन को वो पर्टिकुलर उसी काम के लिए यूज़ करता था। वो फ़ोन मेरे हाथ में लगे, उसके बाद सारे उसके चिट्टे खुल गए मेरे सामने, और वो तो मुझसे तलाक की तो कोशिश कर ही रहा था, मेरे ऊपर जितना हो सक रहा था बदतमीजियाँ तो कर ही रहा था। ये सब चीज़ को मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरा अभी पर्पस जो है जस्टिस पाना है। और जस्टिस में क्या क्या है, जो मेरे साथ चीज़ें गलत हुई उस चीज़ का मुझे जस्टिस चाहिए, जो मेरे और मेरी बेटी के राइट्स है वो राइट्स मुझे चाहिए। अच्छा, एक सवाल जो दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जब पहली बार आपने मोहम्मद शमी से बातचीत की, जब फ़ोन आपके हाथ में आया, आपने भी उनको दिखाया होगा ये क्या चीज़ है, तो पहला रिएक्शन उनका क्या था या पहला जवाब उनका क्या था? पहला जवाब उसका यही था कि झूठ है, सब कुछ उसने डिनाई कर दिया। सब कुछ डिनाई करने के बाद जब ये चीज़ें मीडिया के सामने आई तो फिर वो पाकिस्तानी सेक्स वर्कर वो मीडिया के सामने आई शमी का बचाव करने के लिए। फिर ये भी मीडिया के सामने शमी अहमद ने बताया था कि ये प्लानिंग वाइज किया जा रहा है, ये एडिटिंग के थ्रू किया जा रहा है, ये मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अरे भाई, मैं अगर एडिटिंग कर रही हूँ, मैं बदनाम कर रही हूँ, तो वो पाकिस्तानी जो सेक्स वर्कर थी वो तो उस हिसाब से मेरा आदमी होना, मेरे लोग होने चाहिए थे, उसको तो मेरे फेवर में इंटरव्यू देना चाहिए था। उसने शमी अहमद के फेवर में इंटरव्यू क्यों दिया? अच्छा, एक चीज़ और है जो आपने अभी मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया जा रहा है कि आपने कहा है कि मोहम्मद शमी आपके ऊपर दहेज के लिए थोड़ा सा दबाव बनाते थे, क्या ये बात सच है? देखिए, दहेज के लिए दबाव बनाते थे इसका मतलब उसको पता था कि दहेज हमारे घर से उसको क्या मिल सकता है। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम तो उसे ना BMW, मर्सिडीज़, जैगुआर गाड़ी तो गिफ्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हमारे औकात में थे हमने वो किए। लेकिन उन लोगों की जो औकात में थी वो उन लोगों ने तो वो भी नहीं किया। जो एक बहू को शादी करके लेके आते हैं या फिर पहला अगर बच्ची हो रही है घर में तो उस बच्ची का स्वागत के लिए जो किया जाता है वो उन लोगों ने तो वो भी कुछ नहीं किया। अब अगर जैसे मैं फ्लैट में हूँ तो कोई बात हो गया तो मैंने जैसे बोला कि ये घर मेरा है, तो मुझे कहता है कि तेरे बाप ने ये घर दिया था, तेरे बाप को बोल घर देने के लिए, ये गाड़ी तेरे बाप ने दी थी, तेरे बाप को बोल घर देने के लिए। मतलब किसी भी चीज़ को मैं अपना नहीं कह सकती। अगर मैं अपना कहती तो इसका मतलब ये था कि ये मेरे बाप ने नहीं दिया इसलिए मेरा अपना नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करता। अभी आपकी शमी से क्या डिमांड है या कोर्ट से आप क्या डिमांड करेंगे, आपकी क्या मांग है? देखिए, बात मेरी ये है कि एक जो इंडियन महिलाएं होती हैं वो उन लोगों का घर संसार हस्बैंड यही सब कुछ होता है। अब मेरी ज़िंदगी तो इस आदमी ने बर्बाद कर दिया। मेरी इज्जत का तो बिल्कुल इसने मतलब बोलते हैं ना धज्जियाँ उड़ा देना, इस इंसान ने धज्जियाँ उड़ा दिया। टीम बनाई गई है, उस टीम के थ्रू में मुझे गाली गलौज करवाई जाती है कि जैसे मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, जैसे मैं जलील हो जाऊं और मैं सुसाइड कर लूं और लोगों के जितने भी हो सके लोगों के नज़रों से मैं गिराऊं। लेकिन हालांकि मैं घरेलू लड़की ज़रूर हूं, लेकिन मैंने भी मॉडलिंग की है, मैंने भी एथलेटिक्स में मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन थी, मैं भी दुनियादारी
दुनियादारी देखी है मैंने, कुछ दिन मैंने भी जर्नलिज्म का काम किया है, मैंने भी जॉब किया है, तो दुनिया की समझ तो मुझे थी कि इस समाज में क्या क्या हो सकता है और इस समाज में एक औरत के साथ क्या क्या किया जा सकता है। सिर्फ औरत के साथ क्या, कोई भी मर्द भी अगर मजबूर है और कोई सामने वाला अगर स्ट्रांग है तो उसको मतलब गिराने के लिए, उसको दबाने के लिए जितना हदें पार कर सकते हैं लोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को उसने अप्लाई किया और ये समझ मुझे थी, लेकिन मैं कभी डरी नहीं इन सब चीज़ों से। बट क्या देखिए, मामला आप दोनों के बीच के था, उसके बाद पूरे देश को भी पता चला, आपने भी इंटरव्यूज़ दिए, मोहम्मद शमी ने भी दिया। क्या आपने कभी बातचीत करने की कोशिश करी कि ये मसला ख़त्म हो सके, या आपको लगता है कि ये बातचीत या उस मोड़ तक बातचीत पहुंच ही नहीं पाई? नहीं, जब उसने एक फेक एक्सीडेंट बनाया था पब्लिकली सिंपैथी पाने के लिए, तभी मैं दिल्ली आई थी उनसे मिलने के लिए। यहाँ तक कि मैं गांव के घर भी गई थी 3 साल की बच्ची को लेकर, तो फिर वहाँ पे भी उसने अपने पैसे और इन्फ्लुएंस के थ्रू में रात के 12 बजे पुलिस से मुझे और मेरी बच्ची को घर से निकलवाया गया था। तो उसने उसकी जितनी हद थी बदतमीज़ी की, बदमाशियों की उसने की। अब अभी लोगों के सामने इनोसेंट बना पड़ा है। और आपको तो पता ही है कि कोई भी औरत हमारे समाज में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो वो औरत जो है गलत साबित होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे समाज में 2 किस्म की वेश्याएं मिली जाती हैं। एक वेश्या होती है जो खुलेआम वेश्यावृत्ति करती हैं, और एक जो है इज्जत का चोला पहन के वेश्याएं जो है मतलब अपना धंधा चलाती हैं। अब कोई भी अगर आप देखना इज्जतदार औरत या कोई विक्टिम औरत अगर किसी इन्फ्लुएंशियल या पॉलिटिकल लीडर हो या फिर आपके सेलिब्रिटी हो, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठाती है अपने राइट्स के लिए, अपने हक़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो वेश्याओं को पेश किया जाता है उस औरत के ख़िलाफ़ बोलने के लिए। क्या, क्योंकि 10 आदमी को लगे कि औरत होकर औरत के ख़िलाफ़ जब बोल रही है तो ये औरत ही जो है गलत औरत है। और दूसरी बात ये है, कोई भी औरत अगर हमारे इंडिया में विक्टिम है और इज्जतदार औरत है तो उसको ना जस्टिस मिलने में सालों लग जाते हैं। लड़ते लड़ते शायद उसको कब्र में जाने का टाइम आ जाए तब जस्टिस मिलेगा, या फिर अगर किस्मत ने उसको साथ दे दिया और ईमानदार लोग मिल गए, ईमानदार लॉयर मिल गए, ईमानदार जज मिल गए या अच्छे लोग मिल गए तो उसे जस्टिस मिल गया। नहीं तो इस देश में मुझे लगता है कि जो वेश्याएं होती हैं उनको ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनको एमएलए एमपी के टिकट्स मिलते हैं, नेता बन जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब भैया हम तो इज्जतदार आदमी हैं इसलिए बेइज्जत हैं। अच्छा, आपने मोहम्मद शमी के भाई के ऊपर भी कई आरोप लगाए थे। मोहम्मद शमी ने विद प्रूफ दिखाया था कि देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो क्या आप अभी भी अपनी बात पे स्टैंड करती हैं कि जो हुआ था क्या हुआ था, आप कुछ बताना चाहेंगी? देखिए, उसने कोई भी प्रूफ नहीं दिखाया था, जो भी दिखाया था झूठ दिखाया था, और मैंने एक्चुअल प्रूफ दिखाया था जो मैंने कोर्ट में भी सबमिट किया है, जिसके कोई भी शमी अहमद के पास तोड़ नहीं है। जो इंटेलिजेंट और इज्जतदार पब्लिक है वो अपने काम से काम रखते हैं, जो फर्स्ट्रेटेड फालतू पब्लिक है वो क्या करते हैं, उसको आप दिखाइएगा कि ये मोबाइल को आप ऐसे हाथ में लेकर दिखाइए और बोलिए ये अमेरिका का टावर है, आप बोलिए इसे देखिए हसीन जहान के हाथ में ये अमेरिका का टावर है, तो पब्लिक सोचेगी कि हाँ अमेरिका का टावर दिखाया है। तो ये चीज़ें हैं। मैंने इतने सारे चैटिंग, ऊपर से शमी अहमद ने खुद इंटरव्यू लिया था पाकिस्तानी सेक्स वर्कर का, जो बता रही है मेरे बारे में कि वो तो शक्की है। तुम तो फैन थे, तुम्हें कैसे पता कि हम शक्की हैं भाई? तुमने मेरा बायोडाटा कैसे बता रहे हो? तुम हो कौन? यानी तुम्हारे साथ उसका रिलेशन काफ़ी सालों से पुराना है, बहुत बार तुम लोग मिल चुके हो, या बहुत लंबी तुम्हारी बहुत किस्म की कहानियाँ चली हैं। ये चीज़ें हैं। और जो चीज़ें भाई के साथ, भाई के ऊपर जो आपने आरोप लगाए थे, आप कुछ बताना मेरे पास वो फोटो अभी हमें ढूंढने के लिए जाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो हमारा रिसेप्शन पार्टी था, उस रिसेप्शन पार्टी में भी मुझे मतलब जैसे अपनी बाहों में जकड़ के ऐसे ऐसे फ़ोटो खिंचवाया है उसके भाई ने मेरे साथ। तो खैर उनके घर का माहौल या फिर उनके मतलब उसके गांव का माहौल या उसके डिस्ट्रिक्ट का जो माहौल है, वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ की औरतें पर्दा में रहती हैं, पढ़ाई पुरुषों के सामने आती जाती नहीं हैं या फिर पर्दे में रहती हैं। तो मैं तो उसके छोटे भाई की बीवी थी, तो मुझे जकड़ के ऐसे ऐसे फ़ोटो खिंचाना, ये किस्से करना, ये करना, ये सब कहाँ से? तो शुरू से ही ये सब चीज़ें थी। मैंने पहले भी मीडिया को बताया है आप लोगों को, और मेरे एक भी एलिगेशंस
अगर गलत होते तो पुलिस शमी अहमद और उसके भाई के खिलाफ चार्जशीट इशू क्यों करती? जब ये सारी चीज हो रही थी, कोर्ट क्यों अरेस्ट वारंट इशू करती? जब ये सारी चीजें हो रही थी तो क्या आपने मोहम्मद शमी को बताया था कि उनके भाई आपके साथ ये कर रहे हैं? उसके सामने ही हो रहा था और वो करवा रहा था ये चीजें कि मैं ये इन सब से परेशान होकर मैं भाग जाऊं। चलिए, अब बात आपकी, और मोहम्मद शमी भी कहते हैं कि उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है आपकी बेटी की, वो अभी किस स्थिति में और क्या कर रही हैं? देखिए, हम लोगों की लड़ाई अपनी जगह है, उसकी चॉइस उसकी जगह है, मेरी लड़ाई मेरी जगह है, लेकिन मैंने बार बार उसे खबर भी भिजवाने की कोशिश की और मैंने मैसेज से भी उसे बात करने की कोशिश की कि बेबो का एजुकेशन के लिए सोचो, उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाओ। जब मैं किसी से खबर भिजवाई तो उसने मुझे खबर भिजवाया कि तुझसे नहीं होता है तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दे। जब मुझे टेक्स्ट करता है वो कि तुझसे नहीं होता है तो मुझे दे दे, और जो कोर्ट में 80,000 रुपये का ऑर्डर हुआ है उसी से जो कराना है कर तू, उसके अलावा तुझे 1 रुपया मैं नहीं दूंगा। तो ये हरकतें एक बाप होने की, कम से कम मैं अगर उसके जगह होती और अगर मैं गलत होती तो कम से कम अपनी बच्ची की एजुकेशन, बच्ची की फैसिलिटीज़, बच्ची की बर्थडे का जो उसका प्लानिंग, ये सब मैं ज़रूर करती, जो वो कभी नहीं किया, क्योंकि उसकी कोई फीलिंग्स है, कोई इमोशन था ही नहीं कभी। बातचीत होती है उनकी बेटी से, आपसे कोई बातचीत? मैंने बहुत बार कोशिश की अपनी बेटी से उसकी बात करवाने की, लेकिन उसने नहीं की। आना ज़रूरी उसने समझा। 1-2 बार बहुत ज़बरदस्ती फ़ोन मैसेज पे मैसेज करने पर उसने किया, लेकिन उसके बाद उसने नहीं किया। अच्छा, उन्होंने एक बात भुवनेश्वर कुमार की शादी की भी उठाई थी कि देखिए हम तो सब वहाँ गए थे, बहुत खुश थे, अचानक ऐसा क्या हुआ? तो भुवनेश्वर की शादी में कुछ ऐसा हुआ या ऐसा कुछ आपको माहौल वहाँ पे लगा? देखिए, मैंने शादी के बाद से ही इस आदमी से और इस आदमी के परिवारों वालों से मैं परेशान होना शुरू हो गई थी, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है और मैं अल्लाह ताला की कसम खा के कहती हूँ कि मैं शमी अहमद को या शमी अहमद के फैमिली मेम्बर्स को हमेशा मैंने सपोर्ट दिया, प्यार दिया। एक दूसरे में इन लोगों में इतनी गंदी तरीके से लड़ाइयाँ थी, उन चीज़ों को मैंने अच्छे से मोहब्बत से जोड़ा। जब मैं इसके पहले, मेरी शादी से पहले, जब मैं पहले इसके घर में गई, बहुत बार इसके घर गई हूँ, मेरी शादी से पहले शमी अहमद बहुत बार मेरे घर आए, तो शमी अहमद के साथ उसका बड़ा भाई या भाभी का कोई भी रिलेशन नहीं था। शमी अहमद का कहना ये था कि मेरा भाई चीटर है, वो उसका पैसा चीटिंग करते रहता है और पंचायत में बातें बैठती है, उस पैसे को मुझे देकर बातों को मतलब सिलटाना पड़ता है, तो मैं इस आदमी को पसंद नहीं करता हूँ। अब मैं चाहती थी कि अल्लाह ताला ने हमें जब इतनी इज्जत बख्शी है, हर चीज़ से हमें कामयाबी दी है, तो हम सब मिलजुल के रहेंगे। तो ये हसीब अहमद और इसकी भाभी को हमारी ज़िंदगी में मैंने ही घुसाया था, जिसकी सबसे बड़ी सज़ा मैं ही भुगत रही हूँ। जी बिल्कुल। और आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब आप पर्सनल परेशानियों से जूझ रही हैं, आप केस भी चल रहा है, पति से अलग रह रही है, लेकिन आपकी कई फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे वायरल भी होती हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं तो कुछ ट्रोल करते हैं कि जब पति के साथ इश्यूज चल रहे हैं, आप इस तरीके की फ़ोटो डाल रहे हैं, आप मुस्लिम हैं तो इस तरीके की फ़ोटो डाल रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात ये, आप पढ़े लिखे इंसान हैं और आप मीडिया में काम करते हैं, आप अपने थॉट से बताइए एज ए ह्यूमन बीइंग कि आपको कैसा लगता है मेरा डांस करना, मेरा मॉडर्न ड्रेस पहनना, मुझे सोशल मीडिया में अपनी पिक्चर्स पोस्ट करना, आपको कैसा लगता है? आपको बुरा लगता है? नहीं, आपको बुरा लगता है कि नहीं? बिल्कुल बुरा। क्यों लगेगा आपको बुरा? आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आपको भी फ्रीडमली लाइफ जीने का हक है, मुझे भी हक है। अब ये थॉट्स शुरू से ही हम लोगों की मुसलमान में होकर आई है, और कुछ लोगों की इंडियंस, मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम्स का भी ये होना है कि औरत जात जो है ना वो मॉडर्न नहीं रह सकती, वो डांस नहीं कर सकती, ऊपर से विक्टिम औरत तो बिल्कुल जहाँ भी मिलो भाई रोते मिलो, बुरखा टांगे मिलो, और किसी के दरवाजे में अगर खड़े मिल जाओ कि भैया हम तो मजबूर हैं, तो भैया बिस्तर में आ जाओ, उसके बाद हम भी तुम्हारा रेप करके छोड़ देते हैं, फिर तुम निकल लो, फिर हमेशा हाथ जोड़ कर रोते रहो। लेकिन मैंने इस लड़ाई को बहुत स्ट्रिक्टली, स्ट्रांगली लड़ा। हालांकि आप लोगों को मैं दिखती होंगी बहुत स्ट्रिक्ट, स्ट्रांग, और मतलब आप लोगों को जो समझना है आप समझिए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं टूटी ज़रूर हूँ, लेकिन कभी भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ मेरी बच्ची की जिम्मेदारी है। खुदा ना खास्ते अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तो शमी अहमद की फैमिली बैकग्राउंड ना एजुकेटेड है, ना मतलब उस तरीके का
उन लोगों का एनवायरनमेंट है, वो परिवेश उन लोगों का नहीं है। मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर मुझे कुछ हो गया। तो इसी वजह से उस बच्ची की ज़िंदगी के वजह से मुझे खुश रहना पड़ता है, मुझे जीना पड़ता है, और ये लड़ाई भी मुझे लड़ना पड़ रहा है। अगर मेरे पास सच में, मैं कसम से कहती हूँ आप लोगों को, सच में अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मैं उस काबिल होती कि जो मेरा स्टेटस है उस स्टेटस के हिसाब से मैं कमा लेती हूँ, तो मैं कभी शमी अहमद के इन चक्करों में मैं पड़ती नहीं। बट शमी कहते हैं कि आप पैसे के पीछे ही ये सारा जो मामला है, विवाद हुआ है, आप उनके पैसों के पीछे थी, आप प्लॉट का भी मामला आया था, घर का भी मामला आया था, उन पे कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ये सब तो बाय प्लानिंग चीज़ों को की गई थी। ना शमी अहमद की किसी भी प्रॉपर्टी पे मेरा नाम है, ना शमी अहमद का कोई भी बैंक अकाउंट में मेरा जॉइंट अकाउंट था, ना उसके पैसे में मेरी मालिकाना थी, और ना ही मेरी किसी भी चीज़ में इंटरफेयर था उसका। हालांकि उसने खुद ही बेवकूफ़ियत में उसके बड़े भाई के कहने पे कि औरत है, औरत की तरह रखो उसे घर में, उसे मर्द मत बनाओ, उसी की बात सुनकर उसे, हालांकि वो गांव का लड़का है, उसे पता नहीं है कि परचेस लैंड क्या होती है, कॉलोनी लैंड क्या होती है, सैंक्शन प्लान क्या होता है, फेरुल का क्या होता है, ये सब उसको आइडिया नहीं था। तो वो जाकर, एक छोटा सा सैलून है हमारा वहाँ पे, तो वो सैलून में वो सेविंग वेविंग करने के लिए जाता था, वहीं पे जाकर एक कॉलोनी लैंड में 1 करोड़ रुपए में एक प्रॉपर्टी बुक कर दी। फिर मैंने जब पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, तो बोला कि औरत हो, औरत की तरह रहो। मैं खामोश हो गई। हालांकि उस टाइम बेबो हुई थी, तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट बेबो के ऊपर था, क्योंकि बचपन से बेबो ज़्यादा ही परेशान करती थी। वो उसका खाना पीना, या थोड़ा सा बीमार ज़्यादा रहती थी, तो इसलिए मेरा दिमाग पूरा उधर ही था। तो जब पूरा वो बिल्डिंग बन गया, उसके बाद जब अब उसको, उस बिल्डिंग को रजिस्ट्री होना था, 7 दिन बाकी था वो बिल्डिंग, तो मुझे जाके बोला कि तुम थोड़ा देख लो। मैंने कहा मैं औरत हूँ भाई, मुझे औरत ही रहने दो, तुम खुद ही देख लो। तो फिर उसने बार बार मुझसे कहा जाके देख लो देख लो। जब मैंने वहाँ पे देखा तो शमी अहमद का लॉयर खुद ही वो प्रमोटर से पैसा लेकर, जो मेज़रमेंट था उससे 150 ज़्यादा है मेज़रमेंट बना के, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं है वो, तो वो कभी भी तो कॉरपोरेशन से टूट जा सकती है, तो ये लॉयर तो उसे इन्फॉर्म कर सकता था, ये भी नहीं किया। वो कॉलोनी लैंड है, उसमें कोई भी लोन नहीं हो सकता, ये भी तो लॉयर उसे इन्फॉर्म कर सकता है, ये भी नहीं किया। अच्छा, जो बिल्डिंग बनी हुई थी, वो बिल्डिंग में शमी अहमद ने क्या किया, टोटली 35 लाख उस बिल्डिंग को बनाने के लिए दे दिया। अरे भाई, तुम थोड़ा पैसे उसको दे दो, उसके बाद तुम 35 लाख देते रहना धीरे धीरे। तो उसने मुझे ये बोला कि देना तो मुझे ही है, मैं दे ही देता हूँ जो भी है। उसके बाद उसमें लिफ्ट नहीं, पार्किंग ठीक ठाक से बनी नहीं। हमने जो डिमांड किया, मतलब शमी अहमद ने जो डिमांड किया था पार्किंग, उसे भी टेढ़ा वेढ़ा बनाया। अब वहाँ उस बिल्डिंग में कौन रह रहा है? जो लैंडलॉर्ड था, कोई ऑटो चलाता है, कोई मछली बेचता है, कोई सब्जी बेचता है। तो भैया उस प्रॉपर्टी में हम तो ऑलरेडी एक फ्लैट में रह रहे थे, और मतलब मेन रोड के ऊपर ही रह रहे थे, तो हम तो वो छोड़ के तो वहाँ पे हम नहीं जाते रहने के लिए। अब वहाँ पे तुम उसे कभी ना कभी बेचने के लिए ही तो उसको तुम खरीद के रख रहे थे। तो तुम ही बताओ, जहाँ पे कहीं पे ऑटो वाला, रिक्शा वाला या ट्रॉली वाला जो बिल्डिंग में रहेगा, जिस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं रहेगा, वहाँ पे 1 करोड़ रुपया कैश देकर वो फ्लैट कौन खरीदेगा? ये मैंने तुमको बोला। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखा रही हूँ कि हाँ ऐसा है वैसा है, जस्ट मैं बात की बात कर रही हूँ। आपके पास, आप ही अगर 1 करोड़ रुपए में कोई फ्लैट परचेस करेंगे, तो आप एक VIP सोसाइटी तो चूज करेंगे जिसमें लिफ्ट फैसिलिटीज हो, जिसमें क्लबिंग हो, जिम का फैसिलिटी हो, सब कुछ हो। लेकिन वहाँ में एक गली में घुस के एक ऐसा था। तो उस प्रॉपर्टी में 2 फ्लैट बन रहा था, मतलब जो शमी अहमद ने जो फर्स्ट फ्लोर लिया था उसमें से 300 स्क्वायर फीट लैंडलॉर्ड का था, और बाकी तो उसमें 2 फ्लैट बन रहे थे। उसमें से एक फ्लैट मेरे नाम पे किया जा रहा था, और एक फ्लैट जो है शमी अहमद के नाम पे किया जा रहा था। अगर मुझे लालची होता तो वो फ्लैट तो मैं बोलती भैया मेरे नाम से हो रहा है, कुछ भी होता रहे, मुझे क्या। लेकिन वो प्रॉपर्टी को मैंने कैंसिल करवाया, और वो जो प्रोमोटर था उसको मैंने साफ साफ बोला कि तुमने मेरे हस्बैंड को बेवकूफ़ बनाकर तुमने ये सब किया। तो फिर, और मैंने फिर 17 लाख रुपए उसी से मैंने शमी अहमद को दिलवाया भी। अगर मुझे लालच होता तो मैं ये सब क्यों करती?
और मैंने तो उल्टा बोला कि ठीक है, तो चलो तुम्हारा यहाँ पे बापूती संपत्ति यूपी में है, तुम्हारा इंटरेस्ट भी यूपी में है, तुम अपना करो, खरीदो, क्या करना है नहीं करना है। और मैं ऐसे सोच की लड़की हूँ, हालांकि मैं मॉडर्न हूँ, लेकिन मैं ना बहुत इस्लाम को बहुत फॉलो करती हूँ कि अगर तुम्हें इतना समय अगर तुम्हारा चल जा रहा है ना, तो तुम इतना समय रहो, इतना बड़ा तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। ये थॉट्स मेरे हैं। जैसे अभी शमी अहमद ने बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया, अभी मैं वहाँ पे रहती तो उसकी मर्जी, उसका पैसा, वो कुछ भी करता, लेकिन मैं यही बोलती अगर तुम्हें शौक है फार्म हाउस बनाने का तो तुम छोटा सा बनाओ, और जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो एक्स्ट्रा तुम बना रहे हो, वो किसी गरीब लड़कियों की शादी में दे दो, या किसी मदरसे में दे दो, या जिसको रिक्वायरमेंट है घर की उसको कर दो। तो ऐसे थॉट्स रखती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसीन जाजी बातचीत करने के लिए। और जो आपने आरोप लगाए हैं वो काफ़ी संगीन है, और आपने भी सुना हसीन जहां ने क्या कहा मोहम्मद शमी के बारे में, जो तमाम आरोप उन्होंने लगाए, जो कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली है, सारे मुद्दों पे उन्होंने बातचीत की है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद के बारे में, कौन सही है कौन गलत है, आप बताइए और बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।